ओके, दीज आर द कंटेंट्स। सॉल्यूशंस, ओरल सॉल्यूशंस हमने पढ़ना है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है। और सिरप, व्हाट आर द सिरप्स, जो कॉमन सिरप्स हैं, मेडिकेटेड हैं, नॉन मेडिकेटेड हैं। कंपोनेंट्स, देन सुक्रोज और नॉन सुक्रोज बेस्ड सिरप्स, सिंपलेस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स। फार्मास्यूटिकल टर्म्स में सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Liquid preparations that contain one or more chemical substance dissolved in a suitable solvent or mixture of mutually miscible solvents। सॉल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे अब दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई हैं, दैट इज़ अ सूटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स। सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि हर सोल्यूट हर सॉल्वेंट में, हर किस्म के सॉल्वेंट में सोलबलाइज नहीं हो सकता। हर सोल्यूट की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। कोई हो सकता है एक्वा सॉल्वेंट में इजीली सोलबलाइज हो जाए, कोई ऑर्गेनिक में हो जाए। ऑर्गेनिक में भी हो सकता है वो एथेनॉल में ना हो, किसी और चीज़ में हो जाए, ठीक है। पेग में हो जाए या किसी और पॉलीथाइलीन में हो जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में दीज वर्ड्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब सूटेबल सॉल्वेंट का वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, एक या एक से दो ज़्यादा केमिकल्स का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर जब फॉर्मुलेशन बना रहे होते हैं तो अक्सर उसमें दो ड्रग्स भी होती हैं, ठीक है। को ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, एक्सिपिएंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कम क्वांटिटी में होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, तो वो सारी चीज़ें एज अ सॉल्यूट कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब को सॉल्वेंट्स है। हम एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स को आपस में म्यूचुअली यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्युबलाइज द सॉल्यूट्स। तो ये इसकी एक कम्पैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। फॉर सिंगल सॉल्यूट सॉल्यूशंस एंड स्पेशली फॉर multiple solute solutions, the pharmacist must be aware of the solubility characteristics of the solutes। जो फार्मासिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इज ऑलवेज द सॉल्युबिलिटी। हमने अगर कोई भी चीज़ बनानी होती है, किसी भी सॉल्यूशन में बनानी होती है, तो हमारे लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकती है, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। अगर तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी एग्जैक्ट कितनी है, तो हम उसको उसी चीज़ में एग्जैक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उतना ही सॉल्यूट हम यूज़ करेंगे, उतना ही सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, उसी क्वालिटी का सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे, ताकि हमारी सॉल्यूशन फौरी तौर पे बन जाए। लेकिन अगर तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कोई नई चीज़ है, कोई नई ड्रग है, या आपके पास सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं है जिसके साथ वो 100% कंपेटेबल है, तो अब आपके लिए चैलेंज हो गया कि उस सॉल्यूट को आपने सोलुबलाइज करना है। या आप एक से ज़्यादा सॉल्यूट को सोलुबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में सोलुबलाइज हो जाए लेकिन दूसरा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में कंपेटेबल नहीं है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एज अ को सॉल्वेंट कोई और चीज़ डालनी पड़ेगी कि वो दूसरा जो सॉल्यूट है वो भी सोलुबलाइज हो जाए। तो मीन जो सॉल्युबिलिटी है, ये बहुत ही ट्रबलसम प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी हमेशा एक चैलेंज रहा है, और इस पे, बल्कि इस पे एक बंदे ने पीएचडी भी की हुई है सिर्फ सॉल्युबिलिटी पे, कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी और वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो एक बंदे की कंप्लीट पीएचडी इसी सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे है, solubility पे। ईच केमिकल एजेंट हैज इट्स ओन solubility इन अ गिवन सॉल्वेंट। वही वाली बात आ गई कि हर केमिकल एजेंट की अपनी कंपैटिबिलिटी होती है कि वो किस तरह, किस नेचर के सॉल्वेंट के अंदर solubilize हो सकता है। ज़्यादातर जो हम लोग बनाते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वही प्रेफर कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम यूज़ की जा रही है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में अभी काफ़ी सारी गुंजाइश है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को सोलबलाइज कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन हम सेचुरेशन की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि
वी रिक्वायर अ क्लियर सोल्यूशन। हमें उसमें डिस्पर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर आप सस्पेंशन बना रहे हैं या कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम सैचुरेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें डिस्पर्शन चाहिए होती है, पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होते हैं। लेकिन सोल्यूशन में क्योंकि हमें एक क्लियर सोल्यूशन चाहिए होता है, उसमें हमें कोई पार्टिकल डिस्पर्स नहीं चाहिए होता, तो अगर आप सेचुरेट करेंगे तो हो सकता है पार्टिकल वहाँ पे विजिबल हो जाएं या वो नीचे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर दें। तो इसलिए ओवरऑल जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हम इस तरीके से क्वांटिटी लेते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा ही होता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सोल्यूट को मज़ीद सोल्यूट को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। The amount of solute to be dissolved are usually well below the capacity of the volume of solvent employed. वही वाली बात है। The strength of pharmaceutical preparations are usually expressed in terms of percent strength, although for very dilute preparations, expressions of ratio strength may be used. Percent strength आप लोगों ने कैलकुलेशन में पढ़ी हुई है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, रेशियो स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे देखनी है कि क्या चीज़ है। एक चीज़ याद रखनी है कि वो जब अभी टेबल आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि रेशियो स्ट्रेंथ किस लिए होती है, फॉर वेरी डायल्यूट प्रिपरेशंस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि डायल्यूट प्रिपरेशंस अगर बनानी है हमने तो उसके लिए हम रेशियो स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। अब रेशियो स्ट्रेंथ ज़्यादातर किसके लिए यूज़ की जा सकती है, फॉर द पोटेंट ड्रग्स, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी अपना थेराप्यूटिक रोल परफॉर्म कर सकती हैं, उनके लिए हम मैक्सिमम डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, वो तब भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में भी अपना थेरेपेटिक रोल परफॉर्म कर रही हैं। सम केमिकल एजेंट्स इन अ गिवन सॉल्वेंट रिक्वायर एन एक्सटेंडेड टाइम टू डिसॉल्व। अब सॉल्यूशन तो बनाना होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट को, एपीआई को सोलुबलाइज करना होता है। अब अक्सर जो सॉल्यूट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक मोर देन 90% ही जितने हमने देखे हैं अभी तक, मोर देन 90% सॉल्यूट इतनी आसानी से सोलुबलाइज नहीं होता। यू हैव टू डू सम ट्रिक्स, आपको कोई ना कोई उसमें ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं कि आप उसको इजीली सोलुबलाइज कर सकें। जो मेजर टेक्निक्स हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं वर्ल्ड वाइड, लैब में भी, हर एक्सपेरिमेंट में भी, दैट इज़ बाय अप्लाइंग द हीट। अगर कोई चीज़ सोलुबलाइज नहीं हो रही तो सबसे आसान तरीका ये है कि ओके, जस्ट हीट द ओवरऑल मीडियम, और उसमें जो सोल्यूट होगा वो सोलुबलाइज हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मोस्टली हो जाता है। सेकंड थिंग जो कि हमने पढ़ी थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को हमने बोला था रिडक्शन को कम्युनिशन, COMMUNITION, कम्युनिशन हमने क्लिनिकल्स में पढ़ा होता है। तो कम्युनिशन से क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो उसमें अटैकिंग पोजीशंस बढ़ जाएंगी, सॉल्वेंट ज़्यादा जगह पे अटैक कर सकता है एक ही टाइम पे, और उसमें क्या होगा कि सोलुबिलिटी इन्हांस हो जाती है। तो पार्टिकल साइज को कम करना सबसे फिजिबल होता है और सबसे प्रेफरेबल जो पॉइंट है, टेक्निक है, वो यही होती है सबसे पहले। यूजिंग अ सोलुबलाइजिंग एजेंट, कोई भी आप सोलुबलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफिकेशन एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा एड करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं। और सब्जेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स टू विगोरस एजिटेशन, अच्छी तरीके से अगर आप एजिटेट करेंगे तो वो इजीली और जल्दी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एजिटेशन भी एक अच्छा तरीका है इसमें। हमारे पास वोर्टेक्स मिक्सर भी हैं लैज में, अगर उस पर आप खुद एजिटेट नहीं करना चाहते तो आप उसके ऊपर रख देंगे तो वो वोर्टेक्स मिक्सिंग इजीली जल्दी से एजिटेट कर देगा, तो उससे भी अच्छी खासी मिक्सिंग हो जाती है। सो दीज आर अ फ्यू टेक्निक्स जो कॉमनली अप्लाई की जाती हैं लैब्स में फॉर to speed up the solubility process. Okay, this is what I was talking about. Percent weight by volume, percent volume by volume, percent weight by weight. ये तीन तो हमने पढ़ी हुई हैं, और इसमें भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि वो जो भी चीज़ होगी, जो सॉल्यूट अगर आप ग्राम में ले रहे हैं या वेट में लेना चाहते हैं, जो वेट यहाँ पे है दैट इज़ रेफरिंग टू द ग्राम,
और जो वॉल्यूम है दैट वुड ऑलवेज रेफर टू द मिलीलीटर्स। तो इट वुड ऑलवेज बी 1 ग्राम constituent in 100 ml, या 1 ग्राम इन 100 ग्राम, या 1 ml इन 100 ml। ठीक है। तो परसेंट वेट, जो परसेंट वाली एब्रीविएशन थी, जो रूल्स हैं, उनमें हमेशा जो वेट होगा दैट वुड बी इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml। और अगर आपको दोबारा से यहाँ पे याद आ रहा हो तो डिनोमिनेटर जो होता है, जो कि हम कह रहे होते हैं कि दिस इज अ सॉल्वेंट, ये हमारा एक सॉल्वेंट मीडियम है जो डिनोमिनेटर में होता है, दैट वुड ऑलवेज बी इन 100%। वाली जो भी एक्सप्रेशंस आएंगी उनमें जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज 100 में होगा। चाहे वो वेट है तो वो 100 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम है तो वो 100 ml होगा, और इसमें भी अगर वॉल्यूम है तो वो 100 ml ही होगा। 100 ml यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम क्या है, बेसिकली दिस इज द सॉल्वेंट, ये कंप्लीट वॉल्यूम है। अब अगर आपको यह लाइन दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, फॉर वेरी डाइल्यूट प्रिपरेशंस एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो स्ट्रेंथ में बी यूज, दीज आर द रेशियो स्ट्रेंथ्स। ठीक है, रेशियो के बाद आपने इसका साइन दे देना है वेट बाय वॉल्यूम का, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसकी वैल्यू में आ रहा है। ऊपर परसेंट में क्या है, इट इज़ अबाउट 100। हमने सिर्फ टोटल वॉल्यूम 100 है, टोटल जो मीडियम है दैट वुड बी 100। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होगा इट वुड बी 1000। ठीक है, 1 पार्ट इन 1000 पार्ट्स द सॉल्वेंट। तो जाहिर बात है, आप 1 ग्राम 1000 ml में ले रहे हैं तो ये इंतहाई बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से 1 ml इन 1000 ml ले रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। आप खुद अगर इमेजिन करें, आप 1 ग्राम एस्प्रीन डाल रहे हैं या कोई भी चीज़ डाल रहे हैं और 1000 ml है, 1000 ml में 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं, तो उसमें ड्रग तो रेडिली सोलबलाइज हो जाएगी, इतनी डाइल्यूट वो आप सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। तो ये ज़्यादातर फ़ायदेमंद किन चीज़ों के लिए होते हैं, पोटेंट ड्रग्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं कि उनको, एक तो हमारे पास मीडियम भी ज़्यादा आ गया, ठीक है, और इजीली सोलबलाइज भी हो गई विदाउट अप्लाइंग एनी टेक्निक्स। और वो जो पोटेंट ड्रग है वो उसका अपना थेरेपेटिक इफेक्ट भी, मतलब उसमें आल्टर नहीं हुआ, और वो थेरेपेटिक एफिकेसी भी उसकी बिल्कुल सेम रही है जितनी उसकी एफिकेसी थी। तो दिस इज़ अबाउट अ फ्यू थिंग्स के एक्सप्रेशन होती हैं, परसेंट में भी होती हैं और रेशियो में भी होती हैं। परसेंट वाली कॉमनली यूज़ होती हैं, और डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए हम रेशियो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। ओके, द फार्मासिस्ट आर रिलक्टेंट टू यूज़ हीट टू फैसिलिटेट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने के लिए हीट का यूज़ फार्मासिस्ट हमेशा रिलक्टेंट होता है इस मामले में। क्यों होता है कि हीट करने से बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम, जो फोर मोस्ट प्रॉब्लम है, वो ये है कि थेरेप्यूटिक एजेंट अगर हीट लेबाइल है, ठीक है, अगर तो वो हीट से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, हीट करने का फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, क्योंकि आपका जो थेरेप्यूटिक एजेंट है वो अपनी एफिकेसी ख़त्म कर चुका होगा, इनएक्टिव हो चुका होगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि हीट करने से हो सकता है कि आप कोई एक्सीपियंट्स को डैमेज कर रहे हैं, एक्सीपियंट्स को डैमेज कर सकते हैं, कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसका तरीका एक ये भी हो सकता है कि अगर तो आपकी ड्रग बिल्कुल ही किसी टेक्निक से सोलबलाइज नहीं हो रही, ना एजिटेशन से हो रही, ना सोलबलाइजिंग एजेंट से हो रही है, और ना ही पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के बावजूद भी सोलबलाइज नहीं हो रही, और आपको पता है कि वो जो ड्रग है वो हीट रेसिस्टेंट है, उस पर हीट का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो डीनेचर नहीं होती, लेकिन आपके एक या दो एक्सिपिएंट्स ऐसे हैं जो कि हीट लेबाइल हैं, तो अब इसकी टेक्निक क्या है कि वी आर गोइंग टू यूज़ हीट विदाउट दोज एक्सिपिएंट्स। आपने वो दो एक्सिपिएंट्स को ऐड नहीं करना, आप लोग हीट करेंगे ओवरऑल, ड्रग जब सोलबलाइज हो जाएगी, देन आफ्टर कूलिंग डाउन यू कैन ऐड दोज एक्सिपिएंट्स। मतलब आप थोड़ा जो एक्सिपिएंट्स ऐड करने का टाइम है वो एक्सटेंड कर दें कि वो उनका जो स्टेप है वो एट दी एंड ले जाएं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने एट दी एंड सोल्यूशन ही बनाना है। तो एक टेक्निक ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यू मस्ट हैव द नॉलेज कि आप जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो सोलबलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो रिएक्शन जो है
वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो क्या चीज़ है। ठीक है। क्योंकि अगर तो वो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि वो जब प्रोसीड करता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जब प्रोड्यूस होता है कैल्शियम सॉल्ट से, जिस तरह अगर आपने चूने को कभी पानी में डाला हो, ठीक है, कभी सुना हो किसी से, तो हीट निकल रही होती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये हीट रिलीज करके ही फॉरवर्ड प्रोसीड करता है। अगर आप इस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आगे किधर जाएगा, इसमें तो ये जो रिएक्शन है ये हीट रिलीज करता है और खुद कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होता है, हीट रिलीज करता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर आप उस रिएक्शन को कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो तो ये आगे फॉरवर्ड प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि बेशक माइल्ड सी भी अगर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो अपॉन अप्लाइंग हीट दे वुड नॉट प्रोसीड। वो हो सकता है सोलुबलाइज ही ना हो, वो वाला कंपाउंड जो सब्सटेंस है वो सोलुबलाइज ही ना हो सके। तो इसी वजह से इसमें फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं हीट को यूटिलाइज करने में। ये एक दो पॉइंट्स थे इसमें। ओके, ओरल सॉल्यूशंस अब किस किस तरह के बन सकते हैं। ड्राई मिक्सचर्स जो कि हमने पढ़े थे रिकंस्टिट्यूशन पाउडर्स के, जिस तरह एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं, उनको आप रिकंस्टिट्यूशन पाउडर्स के तौर पे तैयार करते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म होती है और साथ उनकी एक वाटर फॉर इंजेक्शन की वायल होती है। तो जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है हम उसी टाइम पे वाटर फॉर इंजेक्शन को उसमें मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये उन ड्रग्स के लिए, उन फॉर्मुलेशंस के लिए जो कि जिनकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, दे हैव इनसफिशिएंट स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उनके लिए हम रिकंस्टिट्यूशन पाउडर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट इज द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब भी डायरिया वगैरह होता है या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, उल्टियाँ आ जाती हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, बेसिकली उसमें यही सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम और इस तरह की जो मिनरल्स होते हैं, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं। जब भी डायरिया वगैरह होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो रिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट होता है। तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस तैयार की गई, पाउडर्ड फॉर्म में भी और सोल्यूशन फॉर्म में भी। आप लोगों ने जो अगर यूज़ किए हुए हैं तो ORS जो पाउडर सेशन साशे मिलता है उसको आप वाटर में ऐड करेंगे तो वो एक पूरा एक सोल्यूशन बन जाता है, और आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो वापस बैलेंस हो जाएगा, उसमें ठीक हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, नोजियस है, वॉमिटिंग है या डायरिया है, वो ठीक हो जाएगा। तो ORS में हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है कि आप उसे उसी वक्त वाटर में ऐड करेंगे सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन भी अवेलेबल है। पेडियाट्रॉल की बोटल्स मिलती हैं मार्केट में, वो बनी बनाई ORS के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को वापस कवर करने के लिए। देन इज द ओरल कोलोनिक लवार सॉल्यूशन। कोलोनिक लवार सॉल्यूशन ये है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको क्लियर करने के लिए होता है प्रायर टू सम सर्जिकल ऑपरेशन। जब भी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो पेशेंट को कहा जाता है कि डू नॉट ईट एनीथिंग। मतलब 2 दिन पहले से उसको कह दिया जाता है कि आपने खाना पीना बंद कर देना है अपना, उनका खाना पीना रोक देते हैं। ठीक है, और उसको लेक्सेटिव्स वगैरह दिए जाते हैं कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह बिल्कुल क्लियर अप हो जाए। तो ये बड़ा ही मतलब नॉन कंप्लाइंट एक स्ट्रेटजी होती है। पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है कि वो तकरीबन 36 आवर टू 48 आवर्स तक वो कुछ नहीं खाता, सॉलिड कोई चीज़ नहीं लेता, वो सिर्फ ग्रीन टी और इस तरह की चीज़ें, बिस्किट वगैरह ले रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पेशेंट बहुत ही ज़्यादा नॉन कंप्लायंट होता है और उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि
लेकिन ये उसकी मजबूरी होती है। प्रायर टू ऑपरेशन ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो इंटेस्टाइन्स हैं जो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि ऑपरेट इजीली किया जा सके। तो इसको इसके लिए जो एक बेहतर सोल्यूशन तैयार किया गया इसको कवर करने के लिए, इसको तो एक सोल्यूशन तैयार किया जो कि सिर्फ आपको 6 आवर्स तक 6 आवर्स में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वो क्लियर कर लेता है पेशेंट्स की। और पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अरसे के लिए फास्टिंग नहीं करनी पड़ती प्रायर टू सर्जिकल ऑपरेशन। जिस दिन ऑपरेशन है आप 5-6 घंटे पहले वो पेशेंट अगर ये वाला कोलोनिक लवार सोल्यूशन अगर यूटिलाइज कर लेता है तो ये दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव लेक्सेटिव भी है, और उसको फौरी तौर पे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, और विद इन 5 to 6 आवर्स वो बिल्कुल ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बेसिकली पेग है, और इसका एक सॉल्टी टेस्ट है आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ये भी पाउडर फॉर्म में आता है और इसको हम वाटर में इसको बनाते होते हैं। ये इसकी जनरल कंपोजिशन ये है कि इसमें पेग है, सोडियम सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है दैट इज़, और पोटेशियम क्लोराइड है। तो दिस स्पीड्स अप द क्लियरेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें पेशेंट कंप्लायंस भी है और सर्जिकल ऑपरेशन भी इजीली हो जाता है। और उन लोगों के लिए भी आसानी है कि उनको पेशेंट को 2 दिन तक रखना नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स में, ना ही पेशेंट को रहना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, और वो डायरेक्टली एक ही दिन में ये पेशेंट को प्रेप कर लेते हैं फॉर द ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज मैग्नीशियम सिट्रेट oral solution. This is also basically a laxative। ठीक है, सलाइन कैथार्टिक इसे बोलते हैं, कैथार्टिक भी laxative को ही बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द laxative solutions। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इट इज़ अ कलरलेस टू स्लाइटली येलो कलर, एफरवेसेंट लिक्विड। एफरवेसेंट क्या होता है कि अगर आपने कैल्सी की गोलियां अगर आपने कभी यूज़ की हैं, CAC की, CAC 1000 की जो टैबलेट होती है वो बेसिकली एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है। एफरवेसेंट वो चीज़ होती है जो कि वाटर में आप ऐड करेंगे तो उसमें से जो गैसेस होती हैं वो एवापोरेट होना शुरू हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आई थिंक होती है, तो वो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन टैबलेट्स को हम बोलते हैं एफरवेसेंट टैबलेट्स या एफरवेसेंट लिक्विड्स, जिनमें इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आई थिंक होती है। और इसमें तो दे हैव अ स्वीट acidious taste and a lemon flavor. It is commonly referred to as citrate or as citrate of magnesia। इसका जो दूसरा नाम है that is citrate of magnesia भी है। It is required to contain an amount of magnesium citrate equivalent to, अभी इसकी composition बताई गई है। और इसमें जो एक चीज़ ये चीज़ बताई गई है, the solution provides an excellent medium for the growth of molds। ठीक है, तो ये जो solution है it must be reconstituted as powders, क्योंकि अगर एक को सोल्यूशन बना के आप रख देंगे तो इस पे जो मोल्ड्स होती हैं, जो फंगल मोल्ड्स होती हैं, वो बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह होती है, बहुत ही प्रायोरिटी होती है कि वो सिट्रेट और मैग्नीशिया के सोल्यूशन में ग्रो करें। उनके लिए फिजिबल होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए दीज मस्ट बी रिकंस्टिट्यूटेड। जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आपने इनको रिकंस्टिट्यूट कर लेना है, और वाटर में इसका वॉल्यूम मेकअप कर दें, 100 ml तक कर दें, जितना भी यूज़ करना है। देन इट कैन बी एम्प्लॉयड एज लैक्सेटिव, सलाइन कैथार्टिक लैक्सेटिव के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। सोडियम सिट्रेट एंड सिट्रिक एसिड ओरल सोल्यूशन, इसका भी जनरल जो फार्मूला है, कंपोजिशन है, वो ये बताई गई है। नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ सिस्टेमिक अल्कलाइजर। ठीक है, अल्कलाइजर का मतलब ये है कि ये जो ब्लड की पीएच है वो अल्कलाइन कर देता है। ब्लड की पीएच है या यूरिन की पीएच है। ठीक है, सिस्टेमिक का मतलब ये विद इन द बॉडी जो पीएच है उसको, एसिडिक पीएच को अल्कलाइन कर देता है। तो ये किस तरीके से बेसिकली करता है, ये उन पेशेंट्स में एज एन एडजुवेंट थेरेपी दिया जाता है, मतलब एडजेसेंट एक सपोर्टिंग सॉल्यूशन दिया जाता है कि आप लोग अगर ये भी साथ यूज़ कर लें तो आपकी जो थेरेपी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से रन करेगी, बहुत ही एफिकेशियस हो जाएगी।
तो ये बेसिकली जो गाउट के मरीज़ होते हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है और उनके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं बॉडी के उनमें लिक्विड जो यूरिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उनके यूरिन में भी जो यूरिन होता है उनका वो भी एसिडिक होता है। तो उनमें बेसिकली ये हम देते हैं इस तरह का सॉल्यूशन ताकि जो उनकी ओवरऑल पीएच है, सिस्टेमिक पीएच है, वो कम हो जाए। कम होगी तो उनका यूरिक जो एसिड है वो एसिडिक नहीं रहेगा और वो भी अल्कलाइन हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स में बेसिकली जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं उनमें उनकी थेरेपी की एडजस्टमेंट सब साइड बाय साइड ये वाला सॉल्यूशन भी यूटिलाइज करने को कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट सॉल्यूशंस। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज द सिरप्स। सिरप्स अब बेसिकली क्या है? दीज आर कंसंट्रेटेड aqueous preparations of a sugar or sugar substitute with or without flavoring agents and medicinal substances। अब इसमें 2 से 3 कंडीशंस आ गई हैं। सिरप्स हम उस चीज़ पे डिफाइन कर सकते या शुगर सब्स्टिट्यूट होगा। फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है या नहीं करना, दैट इज अप टू योर चॉइस। इट शुड कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट और नॉट, ये भी डिसाइडिंग है कि सिरप में मेडिसिन एजेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तब भी हम उसे सिरप कह सकेंगे अगर बाकी 2 चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। सो इसमें यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं। मेडिकेटेड सिरप है, आईपीसैक का सिरप है, क्लोरप्रोमाजीन है, HCl, पेपिरिडीन HCl है। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं जो बुक में भी बहुत टेबल में से अवेलेबल है। मेडिकेटेड सिरप का मतलब ये है कि इसमें शुगर भी है हाई कंसंट्रेशन में, जो सिरप की कंसिस्टेंसी बनाती है, थिक कंसिस्टेंसी, विस्कस, और उसमें हमने ड्रग भी ऐड की हुई है। अब यहाँ पे आता है नॉन मेडिकेटेड सिरप। नाउ दीज आर फ्लेवर्ड सिरप, चेरी सिरप, कोकोआ सिरप, ऑरेंज सिरप। अब नॉन मेडिकेटेड सिरप बनाने का मकसद क्या है? एक ही दफ़ा मेडिकेटेड सिरप बनाए जब सिरप को हमने यूज़ ही करना है मेडिकेशन पर्पज़ के लिए, देन व्हाई मेक नॉन मेडिकेटेड सिरप्स? ओके, इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, मेडिकेटेड या कोई भी सिरप है उसमें एक तो फ्लेवर हो सकता है और एक शुगर हो सकती है। शुगर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सिरप होता है, चेरी सिरप, कोकोआ सिरप, ऑरेंज सिरप, these can be used in food industry। ये फूड इंडस्ट्री में भी या बेकरी आइटम्स में भी इस तरह के सिरप यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंडली सेकेंडली ये कि अगर आपने किसी बंदे ने सिरप तैयार करना है इंडस्ट्री में, ठीक है, उसको डिस्पेंस भी करना है, 1000 बॉटल्स डिस्पेंस करनी है। अब अगर वो शुरू कर 1000 बॉटल के लिए उसे उतना वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, वो पहले उसको सोलबलाइज करेगा, शुगर को उसको बनाएगा अच्छे तरीके से, फिर उसमें ऐड करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि सिरप की जो कंसिस्टेंसी है, विस्कोसिटी है, क्या वो अ, उसके मुताबिक है, मोनोग्राफ के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं एफडीए के उसके मुताबिक है या नहीं है। तो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इवन ये सिंपलेस्ट फॉर्मूलेशन बनाने के लिए भी। तो वो क्या कर सकता है, वो बने बनाए नॉन मेडिकेटेड सिरप्स उठा लेगा। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड सिरप की कंटेनर उसने उठा लिया। ठीक है, अब उसमें इसमें सिर्फ क्या करना है, उसने कैलकुलेट करना है कि अगर इतने लीटर मेरे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप है तो मैं इसमें कितनी ड्रग इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अब ये वाला काम इजी हो गया, उसने सिर्फ मिक्सिंग करनी है और अब उसका जो सिरप है नाउ इट इज मेडिकेटेड। ये रेडिली अवेलेबल सिरप व्हीकल्स हैं मार्केट में, हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपना मेडिकेशन उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए। हमें खुद से कोई ये हेक्टिक प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। शुगर को डिज़ोल्व करने का प्रोसीजर, फिर फ्लेवर ऐड करने का, फिर उसे चेक करने का कि इसमें अब शुगर का लेवल ठीक है या नहीं है, या सही तरीके से डिज़ोल्व हुई है या नहीं हुई। तो ये सारे चक्कर से हम बच जाएंगे। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिरप। उन 3 कंपोनेंट्स के अलावा और चीज़ें भी इसमें ऐड की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो सकते हैं, colorants, special solvents, solubilizing agents, thickeners, stabilizers. Now it depends on you and it depends upon
द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिरप, जो भी आप सिरप बना रहे हैं तो वो किस तरह का सिरप है, और मोनोग्राफ में अगर उसमें कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि इट नीड अ स्टेबलाइजर, देन यू हैव टू ऐड अ स्टेबलाइजर। सुक्रोज और नॉन सुक्रोज बेस्ड सिरप्स। अब सुक्रोज जो चीनी होती है, आम शुगर होती है, हम इसका अल्टरनेट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, पेग। अब जो सुक्रोज है, इसको यहाँ पे टर्म दी हुई है ग्लाइकोजेनेटिक सब्सटेंस। मतलब ये जो चीज़ें हैं, इनको ग्लाइकोजेनेटिक सब्सटेंस बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी ये वाली चीज़ इन द फॉर्म ऑफ सिरप ह्यूमन बॉडी में जाएंगी, तो दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सब यूनिट्स। ये उधर जाके ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, हो सकती हैं। दैट इज वाई दीज आर टर्म्ड एज glycogenetic substances. They have the tendency to convert into glucose and sugar molecule within the body. और ये आपका शुगर लेवल उस हिसाब से इनकी वजह से भी चेंज हो सकता है। नॉन सुक्रोज कौन सी हैं? मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। दीज आर टर्म्ड एज नॉन ग्लाइकोजेनेटिक सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि जब भी ये चीज़ बॉडी में जाएगी तो ये शुगर सब यूनिट्स जो कि ग्लूकोज होते हैं उनमें कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी का ही सिरप बनाती हैं जैसे एक सुक्रोज के साथ सिरप बनता है। विस्कोसिटी भी सेम होगी, कलर भी सेम होंगे, कोई भी चीज़ उसमें डिफर नहीं कर रही होगी। ठीक है, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि ये बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगी, और ये जो ब्लड का शुगर लेवल है वो चेंज नहीं करेंगी। तो नॉन सुक्रोज बेस्ड जो सिरप्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ गेनिंग एनी शुगर। मतलब उसमें कोई उनकी ब्लड शुगर राइज करने का उसमें खतरा नहीं होता। ठीक है, तो नॉन ग्लाइकोजेनेटिक सब्सटेंसेस डायबिटिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उन पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों में जो कि एक स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं। मतलब वो वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने अपनी शुगर बड़ी कंट्रोल की हुई होती है शुगर इनटेक को, तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं कि वो शुगर फ्री सिरप्स भी यूज़ कर सकते हैं। Okay, now this is the recipe of a simple syrup. Simply just take 85 gram and make up 100 ml of the syrup. आपने उसमें 100 ml तक उसे फिल कर लेना है जितना भी आपके पास बनता है, और आपके पास एक सिंपलेस्ट थिक कंसिस्टेंसी का विस्कस सिरप प्रिपेयर हो जाएगा। Okay, this is an example of an antihistamine syrup. इसमें ड्रग है, ग्लिसरीन है, सिरप है, सॉर्बिटॉल है, बेंजोएट है, अल्कोहल भी ऐड हुआ हुआ है, कलर है, फ्लेवर है, और देन यू हैव टू वॉल्यूम मेकअप टू 1000 ml। तो ये इसमें एक सिंपल रेसिपी है, आपकी बुक में और भी अवेलेबल है, इनको एक दफ़ा सिर्फ देख लीजिएगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज हाउ टू प्रिपेयर अ सिरप। सेम जो चीज़ है, सेम चीज़ ये है कि जिस तरह हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया था, वैसे शुगर को भी सोलबलाइज करना पड़ता है। शुगर भी इतनी आसानी से सोलबलाइज नहीं होती। शुगर भी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है एट सम पॉइंट। किस तरीके से? सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विद द एड ऑफ हीट। हम हीट प्रोवाइड करने से शुगर को सोलबलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सब पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इन्वर्ट शुगर्स। ज़्यादा जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो शुगर होती है, वो जो सुक्रोज होती है वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इन्वर्ट मीन्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, 180 डिग्री पे डिफर कर जाती है। अब उससे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, वो होती तो शुगर ही है, होती तो सुक्रोज ही है, और सुक्रोज का ही इन्वर्ट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सुक्रोज का जो इन्वर्ट स्ट्रक्चर है, जो इन्वर्ट शुगर है, वो ज़्यादा स्वीटर है देन द ओरिजिनल सुक्रोज। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी एट्रीब्यूट है सिरप का, वो चेंज हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए वी मस्ट नो, फार्मासिस्ट मस्ट नो कि उसने कितना टेम्परेचर
की लिमिट है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर वो प्रोवाइड करेगा, उसे पता होना चाहिए, उससे मोनोग्राफ में मेंशन होता है, एफडीए ने रूल दिए हुए होते हैं कि अगर ज़्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, मतलब एक रेंज से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसमें इन्वर्ट शुगर्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो वी मस्ट हीट आवर प्रोडक्ट विद इन द रेंज। अगर आपको शुगर को सोलबलाइज भी करना है तो उसको जस्ट वार्म कर लें, ज़्यादा बॉयल ना करें, और वो उसको हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो जाएगी। कैरेमल अगर आपने देखी हुई हो, अगर आप शुगर को किसी पॉट में गर्म कर रहे हैं पानी में, शुगर को उसमें रख दें, तो वो नीचे से डार्क ब्राउन सी एक कैरेमल बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी अब शुगर खराब हो गई है, जल चुकी है, वो आपके यूज़ में किसी काम की नहीं रहेगी। तो उसमें भी आपने ख्याल करना है। सेकंड पॉइंट इज द एजिटेशन। सेम थिंग, कि अगर आपको लगता है कि हीट करने से प्रॉब्लम आ रही है, इनवर्ट शुगर बन रही है, तो जस्ट गो विद द एजिटेशन। आप उसे एजिटेट कर सकते हैं, मिक्सिंग सही तरीके से कर सकते हैं। एजिटेशन का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि जो प्रोडक्ट होगा इट वुड बी हाईली स्टेबल, ठीक है, क्योंकि ना आपने हीट प्रोवाइड की है, ना उसमें कोई एक्सीपिएंट का कोई ख़तरा था कि वो डीनेचर हो जाएगा, ना ही सुक्रोज कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ना ही हो सकता है थेरेपेटिक एजेंट वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन नुकसान क्या है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इट कुड टेक डेज, घंटों से लेके दिनों तक भी हो सकता है। अगर आप पूरा कंटेनर को पूरे कोई 1000 या 2000 लीटर्स में आप शुगर डिजोल्व कर रहे हैं और उसमें आप मिक्सिंग से डिजोल्व कर रहे हैं, तो इट कुड टेक मैनी डेज, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। वही वाली बात आ गई कि कोई भी अगर हमारे पास पहले बात थी कि नॉन मेडिकेटेड सिरप में आप मेडिकेटेड एक्टिव एजेंट डालें तो सिरप बन जाएगा। यहाँ पे अब एक और चीज़ बताई गई है कि आपके पास कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन है, कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म है, कोई लिक्विड मेडिकेटेड लिक्विड है, जैसे कि टिंक्चर्स हैं या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हैं। आप उसमें सुक्रोज ऐड कर दें एक रेशो में, जो कि मेंशन्ड रेशो होगी, तो आपके पास अब वो जो टिंक्चर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है वो सिरप बन गया है। क्योंकि सिरप की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कि इसमें शुगर होती है। शुगर होगी या शुगर का सब्स्टिट्यूट होगा, अल्टरनेट होंगे, ठीक है। तो वो जो थिक विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा, तो नाउ इट इज टर्म्ड एज अ सिरप। लास्ट इज द परकोलेशन। वो फायदा था सोर्स ऑफ द मेडिकेशन ऑफ द सुक्रोज। परकोलेशन आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है क्लिनिकल्स में, कि परफोरेटेड जो सरफेस है उसके ऊपर मेडिकेटेड सब्सटेंस रख दें, उसमें से आप वाटर को क्रॉस करते जाएं, नीचे सुक्रोज वाला सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा। इस तरह का जो सोल्यूशन होता है परकोलेशन से, वो आईपी सैक का सोल्यूशन बनाया जाता है, जो कि एक एमेटिक सिरप है, जो कि नॉजियस है, वॉमिटिंग करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉमिटिंग रोकता नहीं है, बल्कि इनिशिएट करता है। ये नॉजियस सोल्यूशन होता है आईपी सैक सिरप का। और ये परकुलेशन मेथड से बनाया जाता है। ज़्यादातर जो ये बनाया जाता है वो मोस्टली जो एक इसकी सिरप होता है वो 15 ml, या इसी तरीके से 12 to 15 ml के दरमियान इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट oral solutions and syrups.